नमस्कार। भारतीय राष्ट्रपति के अध्ययन के क्रम में अब हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और संकटकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सामान्यकालीन अथवा साधारण शक्तियों में पहली शक्ति कार्यपालिका संबंधी प्रशासनिक शक्ति है राष्ट्रपति की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पद मुक्तियां की जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव आयोग का गठन, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 339 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण हेतु आयोग बनाने का और इसी प्रकार अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। सार रूप में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल है के परामर्श के आधार पर करता है। आकस्मिक रूप में प्रधानमंत्री का पद रिक्त होने पर जो राष्ट्रपति है वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में भी राष्ट्रपति इस प्रकार से शक्तिशाली हो सकता है। सामान्यतः संवैधानिक व्यवस्था यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि सामान्य बहुमत है, बहुमत स्पष्ट नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को, तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री का चयन कर सकता है। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह का चयन जो है वो एक प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया एक कार्य था। इसी प्रकार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर की नियुक्ति किया जाना भी एक प्रकार का यही उदाहरण रहा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति विभिन्न नियमों और उप नियमों का निर्माण करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकारियों की नियुक्ति, संघीय लोक सेवा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सदस्यों की संख्या, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण और निर्धारण किया जाता है। संघ सरकार की इकाइयों पर राष्ट्रपति अपना नियंत्रण कायम करते हैं, जिसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य सरकारों को निर्देशित करें या नियंत्रित और समन्वित करें और राज्यों के मध्य परस्पर विवाद के संदर्भ में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करें या कोई संघीय विषय का कार्य जो है वो आवश्यक होने पर राज्य सरकार को सौंप सकता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और इस आधार पर सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति प्रधान सेनापति है, यानी सैनिक शक्ति जो है वो नागरिक सत्ता के अधीन रहती है। इस तरह की का एक रिफ्लेक्शन संवैधानिक उपबंधों की व्यवस्था के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतिनिधित्व, राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशों से आए राजदूतों के जो प्रमाण पत्र हैं उन्हें स्वीकार करना, उनका वेरिफिकेशन करना, वैदेशिक संधि या समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इनमें संसद का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
आवश्यक होने पर राजदूतों को, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी प्रकार का तनाव आता है या कोई और विशेष कारण है, तो राष्ट्रपति विभिन्न देशों में नियुक्त किए गए अपने राजदूतों को वापस बुला सकते हैं। इसी प्रकार मंत्रियों में विभागों का वितरण करना भी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 78 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री जो है वो बराबर अवगत करवाता रहे। राष्ट्रपति इस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति के द्वारा संघ और राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र को समन्वयक, प्रशासक और अधीक्षक, नियंत्रक, निर्देशक के रूप में संपन्न करता है। दूसरा, राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियाँ, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत संसद के सत्र का आरंभ और अवसान करना, अधिवेशन बुलाना संसद का, और संसद के अधिवेशन के प्रारंभिक अधिवेशन में संयुक्त बैठक में संबोधन देना, भाषण देना, दोनों सदनों को पृथक पृथक भी संबोधित कर सकता है। और एक प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के द्वारा ही संसद का कार्य, जो अधिवेशन का कार्य है, वो आरंभ होता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना, विधेयकों को स्वीकार करके उनको अधिप्रमाणित करना। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में किसी प्रकार का वैचारिक या अन्य मतभेद और गतिरोध है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन करवा सकते हैं और संयुक्त बैठक में होने वाले कार्यों के बारे में कानून बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी प्रकार विधेयकों पर विशेषाधिकार का प्रयोग करना, प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति जब विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी वो कानून के रूप में मान्य होता है। विधेयकों को हस्ताक्षर से इनकार करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसे स्वीकार कर सकते हैं हस्ताक्षर करके, या अस्वीकार कर सकते हैं, या कुछ सुझावों के साथ उसे पुनः सदन को लौटा सकते हैं। यदि विधेयक संसद को दोबारा भेज दिया जाता है और यदि संसद विधेयक को दोबारा संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रपति को मना करने का या निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है और इस प्रकार से विशेष विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना भी बहुत आवश्यक होता है। जैसे संचित निधि में से व्यय को अधिकृत करने वाले विधेयक, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक या वित्त विधेयक आदि, जिनके प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद के अवसान के काल में, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, उस काल में विधि निर्माण के बहुल अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 123 फर्स्ट के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन के अतिरिक्त यदि किसी समय राष्ट्रपति अनुभव करे कि तात्कालिक परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो राष्ट्रपति समय की आवश्यकता के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है, लेकिन अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या संसद द्वारा इससे पूर्व अस्वीकार किए जाने पर ये अध्यादेश जो है वो समाप्त हो सकते हैं। ऐसे अध्यादेश राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस भी ले सकते हैं यदि अध्यादेश द्वारा ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं जो संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो प्रभाव शून्य होगा।
इसी प्रकार अनुच्छेद 95(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी कारणवश लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता न कर सकते हो तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता के लिए नामांकित कर सकता है और राज्यसभा के लिए कला विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले 12 सदस्यों का नामांकन अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतिवेदनों की प्रस्तुति भी राष्ट्रपति के समक्ष होती है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और पिछड़ी जाति वाला आयोग द्वारा प्रस्तुत जो विधेयक हैं जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति के पास आते हैं और राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को, रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। राज्यों के संबंध में भी राष्ट्रपति की कुछ विधायिका शक्ति है। राज्यों द्वारा कुछ विषय पर, हालांकि संघ व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्टतः शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान के द्वारा, लेकिन राज्यों द्वारा कुछ विषय पर बनाए गए अधिनियमों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम या ऐसे विषयों पर निर्मित अधिनियम जिन पर संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार है तो राज्यों को पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। या विशेष प्रकार के करों के निर्धारण से संबंधित अगर कोई अधिनियम है जिसमें राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार या प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जो राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी प्रभावी दायित्व से युक्त करते हैं और साथ ही साथ वित्तीय प्रकार की शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति की, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें बजट प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वित्त विधेयक और अनुदान की मांगें कभी सदन में प्रस्तावित नहीं हो सकती। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ऐसे व्यय के लिए निधि से धन व्यय की अनुमति दे सकता है जिसके संबंध में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो, लेकिन इस प्रकार दी गई अग्रिम राशि पर बाद में संसद की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयकर की राशि का निर्धारण भी केंद्र और राज्यों में आयकर बांटना, उनके विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों में होने वाली आय और उसके विभाजन के बारे में भी राशि निर्धारण के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की न्यायिक प्रकार की शक्तियों का निर्धारण करता है, जिसमें राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है और न्याय में दया के पुट को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति जब दंड ऐसी विधि के उल्लंघन के कारण हो जिसमें संघीय कार्यकारी क्षमता परिवर्तित होती हो या मृत्यु दंड से संबंधित हो या जब दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो राष्ट्रपति की ये शक्ति सीमित हो जाती है। अन्यथा न्याय में दया का पुट समाविष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची वाले मामलों से संबंधित अपराधों पर क्षमादान उस समय तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संसद ने इन मामलों से संबंधित राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग से स्वीकार न कर लिया हो। राष्ट्रपति को एक प्रकार से एमनेस्टी या सर्व क्षमा के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार से सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्च न्यायालय से राय प्राप्त करना या सुझाव प्राप्त करना, ऐसे विषय जिनमें विधि और तथ्य के प्रश्न निहित हैं, राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय से राय प्राप्त कर सकता है, सलाह ले सकता है उस विशेष प्रकरण के संदर्भ में। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की ये सामान्यकालीन शक्तियां हैं जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति को एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, संसदीय व्यवस्था के ध्वजधारी शासक के रूप में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और वित्तीय सभी क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की गरिमा युक्त स्थिति का निर्धारण करती है। धन्यवाद।